गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम ज्योग्राफी 11th क्लास के लेसन 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के कुछ बिंदुओं को हम पिछली क्लासों में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज का बिंदु है तारों का निर्माण। इससे पहले हमने पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी उसके बारे में, जो आरंभिक सिद्धांत है उनके बारे में चर्चा की थी। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे, उनके बारे में चर्चा की थी। बिग बैंग सिद्धांत है उसके बारे में, जो आधुनिक सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम तारों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है या कि तारों के निर्माण में कौन सी मान्यता कार्य कर रही है, इस बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं तारों का निर्माण या स्टार फॉर्मेशन। तारों का निर्माण, स्टार फॉर्मेशन। अधिकांश वैज्ञानिक, अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत है, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक एक मत पर सहमत हुए हैं। अधिकांश वैज्ञानिकों की मान्यता है, अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड, जब ब्रह्मांड का आरंभ हुआ था उस वक्त प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा एवं पदार्थ, ऊर्जा एवं पदार्थ, हम सभी जानते हैं इस सृष्टि में जितने भी तत्व हैं उन तत्वों के निर्माण में ऊर्जा, एनर्जी और पदार्थ का ही संयोग है। इसीलिए कहते हैं ऊर्जा या एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। केवल उनकी फॉर्मेशन, उनका रूप चेंज किया जा सकता है। तो आरंभिक ब्रह्मांड में जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था या निर्माण नहीं हुआ था उस वक्त की बात है। उस वक्त आरंभिक ब्रह्मांड के समय में ऊर्जा एवं पदार्थ जो था उनका वितरण असमान था, उनका वितरण असमान था। वितरण असमान से तात्पर्य है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था तो अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में या ब्रह्मांड का निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में जो समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ वितरित थे, वह उनके वितरण की मात्रा और दर थी वह काफी असमान थी। किसी स्थान पर यह ऊर्जा और पदार्थ अत्यधिक मात्रा में थे तो किसी स्थान पर इनकी मात्रा बहुत ही नगण्य थी। इस पदार्थ के जो ऊर्जा पदार्थ था उनमें जो पदार्थ था उस पदार्थ के घनत्व में आरंभिक भिन्नता, ब्रह्मांड में जो पदार्थ और ऊर्जा वितरित थी वह भी काफी असमान थी, असमान मात्रा में वितरित थी। और जो भी पदार्थ ब्रह्मांड में वितरित था, फैला हुआ था, उस पदार्थ के घनत्व में, ध्यान रखना पदार्थ के 3 गुण होते हैं, घनत्व, आयतन। तो इस पदार्थ के घनत्व में आरंभिक भिन्नता थी, इसकी डेंसिटी में, घनत्व में आरंभिक भिन्नता थी। और इस भिन्नता होने के कारण इन पदार्थों के गुरुत्वाकर्षण बलों में भी काफी भिन्नता आई। जो ब्रह्मांड में पदार्थ वितरित था असमान मात्रा में, उस असमान मात्रा में वितरित पदार्थ का जो घनत्व था वह घनत्व भी भिन्न भिन्न था। और घनत्व भिन्न होने के कारण उस पदार्थों के गुरुत्वाकर्षण बलों में भी काफी भिन्नता थी कि जिस पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का घनत्व जितना अधिक होगा उस पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही अधिक होगा। और जिस पदार्थ का अगर घनत्व कम है तो उस पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होगा। तो आरंभिक ब्रह्मांड में जो ऊर्जा या पदार्थ असमान मात्रा में वितरित थे, उस पदार्थ के घनत्व में भी
आपसी भिन्नता थी, काफी भिन्नता थी। तो इस भिन्नता के कारण ब्रह्मांड में फैले हुए वितरित हुए पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण बल में भी घनत्व के कारण भिन्नता आई। और इस गुरुत्वाकर्षण भिन्नता के कारण जिससे पदार्थों का एकत्रण हुआ, यहाँ समझने वाली बात यह है कि जैसे ये किसी पदार्थ का एक परमाणु है और ये किसी दूसरे पदार्थ का परमाणु है। इन दोनों पदार्थों का घनत्व अगर समान होगा, तो इन दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह भी समान होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल समान होने के कारण यह एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और एक दूसरे को अपनी ओर इस ताकत से आकर्षित करेंगे जिससे इनका आपस में मिलना ये एकत्रित ना होकर एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। तो आरंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ की जो अवस्था थी, पदार्थ का वितरण था, काफी भिन्न था और इनके घनत्व में डिफरेंस था। घनत्व में डिफरेंस होने के कारण इनके गुरुत्वाकर्षण बल में भी अंतर आया और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर आने के कारण जैसे इस पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण बल अगर अधिक है, इसका घनत्व अधिक है, तो यह इस हल्के कम घनत्व वाले कम गुरुत्वाकर्षण वाले पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और अपने साथ बॉन्ड कर लेगा, अपने साथ जोड़ देगा। तो इस तरह से एक भारी घनत्व वाले अणु परमाणु में ब्रह्मांड में फैले अन्य पदार्थ जिसका घनत्व उससे कम था, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल उससे कम था, उनको आपस में एकत्रित कर लिया। तो पदार्थ का एकत्रण उनके घनत्व के कारण, उनमें जो गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता थी उसके कारण पदार्थ का एकत्रण प्रारंभ हुआ और इस कारण से आकाशगंगाओं के विस्तार को आधार प्रदान किया। ब्रह्मांड में जो पदार्थ था उसका वितरण असमान हुआ और उनके घनत्व में आरंभिक भिन्नता के कारण उनके गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता आई, जिसके कारण पदार्थ का एकत्रण प्रारंभ हुआ और पदार्थ का एकत्रण प्रारंभ हुआ तो धीरे धीरे आकाशगंगाओं के विस्तार को, फैलाव को काफी आधार प्राप्त हुआ। इन आकाशगंगाओं का विस्तार अत्यधिक दूरियों तक होने के कारण, आकाशगंगाएं जो है गैलेक्सीज है, उनका विस्तार बहुत ही अधिक दूरियों तक होता है। बहुत ही अधिक दूरियों तक होने के कारण इन आकाशगंगाओं के आपस की दूरियां, एक दूसरे आकाशगंगाओं की दूरियां और इनके विस्तार की जो दूरियां होती है, उन दूरियों को मापने के लिए एक इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। वह इकाई है प्रकाश वर्ष। इन आकाशगंगाओं में अत्यधिक दूरियां होने के कारण इन दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं या प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रकाश वर्ष में इनके बीच की दूरियों को मापा जाता है। इन आकाशगंगाओं का व्यास सभी समझते हैं, कोई भी गोलाकार वस्तु होती है, उस वस्तु का जो आर बीचों बीच से अगर उनको नापा जाए, केंद्र से होती हुई गुजरती हुई एक रेखा खींची जाए, तो इस बीचों बीच की जो रेखा है उस रेखा को व्यास कहते हैं। व्यास हमेशा बिल्कुल गोल वस्तु का निकाला जाता है, जैसे गेंद है, गेंद का व्यास जो है वह, और तो इन आकाशगंगाएं जो है, इन आकाशगंगाओं का व्यास जो है वह व्यास लगभग 80,000 से, इन आकाशगंगाओं का व्यास जो है लगभग 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष तक हो सकता है या होता है। तो इनके व्यास से ही हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इनका विस्तार कितना अधिक होगा, क्योंकि इनका व्यास ही 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष तक हो सकता है या होता है। प्रारंभ में इन आकाशगंगाओं का निर्माण हाइड्रोजन गैस द्वारा बने विशाल बादलों से हुआ था। प्रारंभ में जो आकाशगंगाएं हैं, उन आकाशगंगाओं का निर्माण किससे हुआ? हाइड्रोजन गैस के बने हुए बादलों से, जिन्हें हम निहारिका
भी कहते हैं। हाइड्रोजन गैस से बने हुए बादलों से इन आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ और इन हाइड्रोजन गैस से बने हुए बादलों को क्या कहा जाता है? निहारिका, जिसे निहारिका कहते हैं। निहारिका के विकास से गैस के झुंड विकसित हुए। हाइड्रोजन गैस के जो बादल थे जिन्हें निहारिका कहते हैं, और इस निहारिका का जैसे जैसे विकास हुआ अर्थात इसमें हाइड्रोजन गैस या अन्य अणु परमाणु वो सम्मिलित होते हुए तब एक इन निहारिकाओं के अंदर गैस के झुंड बनने लगे। जो गैस के झुंड थे वह बढ़ते बढ़ते गैस के घने पिंडों में बदल गए। गैस के झुंड बने इन निहारिकाओं में और वह झुंड एकत्रण की प्रक्रिया के कारण घने विशाल पिंडों में बदल गए और इन्हीं विशाल गैस के पिंडों से तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। एक अनुमान लगाया जाता है, एक अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में जो तारे हैं उन तारों का जो निर्माण है आज से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। आज से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। यह जो अधिकांश वैज्ञानिकों की मान्यता है उसके पीछे एक लॉजिक भी है कि जो निहारिका थी उस निहारिका का निर्माण किससे हुआ था? हाइड्रोजन गैस से। और इन आकाशगंगाओं में गैस के झुंड बनने से, इन झुंडों के घनीभूत पिंड बनने से तारों का निर्माण हुआ है। क्योंकि हम सभी जानते हैं सूर्य भी एक तारा है और सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही है। इसलिए अनुमान लगाया जाता है, यह अधिकांश वैज्ञानिकों की मान्यता है कि सूर्य की तरह ही ब्रह्मांड के अन्य तारे हैं वह भी हाइड्रोजन गैस जो निहारिका का मूल रूप है उससे निर्मित हुए हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही विद्यार्थियों। अगले वीडियो में हम जानेंगे इसी अध्याय में को आगे बढ़ाते हुए प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, प्रकाश वर्ष की धारणा के बारे में। धन्यवाद।